हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड के पर्यावरण के चैप्टर 10 को पढ़ेंगे। चैप्टर 9 तक हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो मैं चैप्टर के साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी करवाते ही जाती हूँ। तो अगर आपको क्वेश्चन आंसर भी करना है तो आप कॉपी पेन लेकर बैठ सकते हैं, ताकि आप चैप्टर के साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी अपना करते चले। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी फसलें हमारा खान पान। तो है एक स्टोरी के माध्यम से बताया जा रहा है कि इरा और इशू नामक दो बच्चे हैं जो बड़े दिन की छुट्टी में अपने गांव जा रहे थे। और ये बच्चे जो है अपने माता पिता के साथ पटना में रहते थे। तो ये लोग कभी अपना गांव देखे ही नहीं थे। तो इनके दादा दादी अक्सर आते थे पटना, जहाँ ये लोग रहते थे। तो जब आते थे तो ये वहाँ से अन्न, फल, सब्जियाँ ये सब लाते थे। और दादी कहा करती थी कि तुम्हारा जो शहरी जीवन है उसका जो आधार है वो गांव ही है ना। तो ये पूरा बताते थे कि कैसे मतलब गांव में फसल वगैरह होता है। तो जब बच्चे सुनते थे तो इनको लगता था कि कैसे दादी बोलती है कि तुम्हारे शहरी जीवन का आधार यहाँ के गांव है। तो इन लोगों के मन में उत्सुकता जगती है कि हम लोग गांव को देखें और इस चीज़ को समझें कि कैसे दादी कह रही है कि तुम्हारे शहरी जीवन का आधार यहाँ का गांव है। इरा और इशू हमेशा दादी के द्वारा कही गई इस बात पर चर्चा करते रहते हैं कि आखिर गांव शहरी जीवन का आधार कैसे हो सकता है। ठीक है, इसकी बात है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या गांव और शहर एक दूसरे पर निर्भर है? आपस में चर्चा करके लिखिए। तो ये आप लोग जो सोचते हो सो लिखने के लिए बोल रहा है कि गांव से शहर क्या क्या जाता है। तो गांव से शहर जैसे अनाज हो गया, फल हो गया, सब्जियां हो गई, सब कुछ जो है वो गांव से ही शहर में जाता है। और शहर से गांव में क्या क्या आता है, जैसे जो चीज़ें हमें गांव में नहीं मिलती है, जैसे कपड़ा हो गया, खिलौने हो गए, तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग जो है शहर पे निर्भर होते हैं। शहर से ही खरीद के उस चीज़ को ला सकते हैं। किताबें हो गई, ठीक है। इसके बाद दादाजी के साथ पगडंडियों पर चलते हुए इरा और इशू को खेतों में लहराते हुए पौधे दिखे। कहीं कहीं कुछ लोग उन पौधों की कटाई कर रहे थे। तो अब ये लोग जब खेत में जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे पौधे हैं जो एकदम लहरा रहे हैं। कहीं कहीं कुछ लोग फसलों की कटाई भी कर रहे हैं। कुछ लोग कटे हुए पौधे के पुलंदे को एक पत्थर पर पटक कर उसकी फलियों को अलग कर रहे हैं। इरा ने अपने दादाजी से पूछा ये क्या हो रहा है। अब इरा को बहुत आश्चर्य लगता है कि ये क्या हो रहा है, तो दादाजी से पूछती है। तो उसके दादाजी बताते हैं कि ये धान के पौधे हैं और इस इलाके की मिट्टी धान की खेती के लिए उपयुक्त है। तो दादाजी बताते हैं कि यहाँ की जो मिट्टी है वो धान की खेती के लिए उपयुक्त है और ये लोग धान की कटाई कर रहे हैं। यहाँ का मुख्य फसल जो है वो धान ही है। फिर इसके बाद जो है दादाजी पूरी प्रक्रिया को बताते हैं कि कैसे धान की बुआई होती है, फिर उस बिचड़े को उखाड़ा जाता है, फिर से उसको कीचड़ करके फिर उसमें लगाया जाता है उस बिचड़े को। मतलब सारा जो प्रोसेस होता है ना वो दादाजी इसको बताते। मतलब धान की बुआई से लेकर कटाई तक में जितना कुछ करना होता है, जो भी प्रक्रिया होती है, पूरी प्रक्रिया दादाजी बच्चे को समझाते हैं। ठीक है। अब इशू ने फिर पूछा कि क्या सभी स्थानों पर एक ही तरह के फसलों को उगाया जा सकता है। तो बच्चे के मन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। पौधों से उसके बीज को अलग कर उसकी कुटाई करते हैं, जिससे हमें चावल की प्राप्ति होती है। तो दादाजी देखो यहाँ बता रहे हैं कि धान के पौधे हैं और इस इलाके की मिट्टी जो है धान की खेती के लिए उपयुक्त है, हमारे यहाँ का मुख्य फसल है। जब धान की फसल पक जाती है तो फिर उसे काटा जाता है और फिर धान के पौधे से उसके बीज को अलग किया जाता है और बीज को अलग करके उसकी कुटाई की जाती है। और कुटाई जब करते हैं ना तो उसी से हमें चावल प्राप्त होती है। जो चावल हम लोग खाते हैं, सो इतना सारा प्रोसेस से गुजरने के बाद वो चावल जो है, इतना सारा प्रक्रिया से गुजरने के बाद चावल तैयार होता है, जो चावल हम लोग खाते हैं।
ईरा और यीशु दोनों यह जानकर आश्चर्यचकित रह गए कि जो भात वे खाते हैं उसका उपज इस प्रकार होता है। तो हम लोग जो भात खाते हैं चावल को पका के, तो बहुत आश्चर्य लगता है बच्चे को, क्योंकि एक कभी गांव आए ही नहीं थे, पटना शहर में रहते थे, तो कभी देखे ही नहीं थे कि खेती कैसे होता है और कैसे उपज होती है और फिर धान कैसे प्राप्त होता है। ये लोग बस मार्केट से लाते थे, खाते थे, और नहीं तो दादा दादी जब गांव से जाते थे तो लेके जाते थे तो खाते थे। यीशु ने कहा, दादाजी मुझे धान उपजाने की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताइए। तो इसके बाद दादाजी जो है धान उगाने की पूरी प्रक्रिया जो है बच्चों को बताते हैं कि कैसे धान कब उगाया जाता है, बिचड़ा कब लगाया जाता है, सब कुछ जो है बताते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन भी है, आप भी इस तालिका के सहारे धान उत्पादन की प्रक्रिया को समझाने में सहयोग कीजिए। ठीक है। पहला है, धान के खेतों की जुताई कब करते हैं। तो धान के खेतों की जुताई जो बुआई होती है उससे कुछ दिन पहले कर लेते हैं, यानी मई जून में इसकी जुताई जो है वो कर लेते हैं। ठीक है। सेकंड है, किस मौसम में धान का बिचड़ा यानी बीज लगाते हैं। तो गर्मी के अंत में धान का बिचड़ा जो है वो लगाया जाता है। जब गर्मी का अंत होने लगता है तब धान का बिचड़ा जो है वो लगाया जाता है। कितने दिनों में बिचड़ा जो है वो मोरी बन जाता है। तो 20 से 30 दिनों में बिचड़ा जो है वो मोरी बन जाता है। ठीक है। इसके बाद है, कितने दिनों में धान की बाली निकलने लगती है। तो रोपाई जो होती है ना, रोपाई से 60 से 80 दिनों के बीच में धान की बाली जो है वो निकलने लगती है। छठा क्वेश्चन है, धान की फसल कब पककर तैयार हो जाती है। तो धान की फसल जो है नवंबर में पककर तैयार हो जाती है। लास्ट है, धान की फसल को बोने से लेकर काटने तक में कुल कितना समय लगता है। तो धान की फसल को बोने से लेकर काटने तक में जो समय लगता है ना, वो धान की प्रजाति पर निर्भर करता है। मतलब धान अलग अलग प्रजाति के होते हैं, तो कुछ जल्दी भी तैयार हो जाते हैं और कुछ लेट से भी होते हैं। तो हम इस तरह से आंसर लिखेंगे कि धान की फसल को बोने से लेकर काटने तक में जो समय लगता है वह धान की प्रजाति पर निर्भर करता है। ऐसे औसतन समय 90 से 120 दिनों में काटने लायक हो जाता है। ठीक है। अब दादाजी ने कहा, सबसे पहले धान का बिचड़ा लगाते हैं। अब दादाजी पूरा बताते हैं इसको कि धान का बिचड़ा लगाते हैं, फिर 20 से 30 दिनों के अंदर बिचड़ा जो है मोरी के रूप में तैयार हो जाता है। मोरी को उखाड़ कर फिर उसे खेतों में लगाते हैं। खेतों में मोरी को लगाकर उसे पर्याप्त मात्रा में पानी देते हैं। धान का जो फसल होता है ना, उसको पर्याप्त मात्रा में पानी चाहिए, तभी वह अच्छा उपज जो है होता है। ठीक है। तभी उससे अच्छा उपज होता है। तो पानी भरपूर मात्रा में धान को मिलना चाहिए। कोशिश रहती है कि फसल के पकने तक खेतों में पानी बना रहे, और ऐसा कोशिश किया जाता है कि धान का जो फसल लगाया गया है, धान का बीज जब से लगाया गया है तब से पकने तक, जब तक कि पूरा धान तैयार नहीं हो जाए, खेतों में हमेशा पानी लगा रहे। ईरा बोली, दादाजी क्या जब जी चाहे कोई भी फसल उपजाई जा सकती है। दादाजी बोले, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ फसलें वर्षा ऋतु में लगाई जाती है तो कुछ सर्दियों में। तो बच्चे के मन में बहुत तरह का क्वेश्चन आता है। अब इनके दिमाग में आता है कि क्या फसल जो है, कोई भी फसल कभी भी उपजाया जा सकता है। तो दादाजी से प्रश्न करते हैं, तो दादाजी बोलते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोई भी फसल हम किसी भी महीने में नहीं लगा सकते हैं। कुछ फसल जो है वर्षा ऋतु में, कुछ जाड़े में, कुछ गर्मी के दिनों में जो है वो लगाया जाता है, तो कुछ सर्दियों में लगाए जाते हैं। अब तो सिंचाई के इतने सारे साधन हो गए हैं कि गर्मियों में भी कुछ फसलें लगाई जा सकती है। तो अब तो बहुत सारे साधन हो गए हैं, जिसकी वजह से सिंचाई के बहुत सारे साधन हो गए हैं, जिसकी वजह से गर्मी में भी कुछ फसल जो है वो उपजाई जा सकती है। पहले पूर्णतः लोग बारिश पे डिपेंड थे, तो उसी अनुसार जो है जिस फसल को जितना पानी चाहिए उसी अनुसार फसल को लगाया जाता था। तो क्वेश्चन है, पता करिए और लिखिए कि किस मौसम में कौन सी फसल लगाई जाती है। तो सर्दी में गेहूँ, चना, मसूर, सरसों, मटर, धनिया, तीसी, जौ, आलू आदि लगाई जाती है। फिर गर्मी में लिखेंगे मक्का, धान, कद्दू,
कदीमा, तरबूज, ककड़ी, ये सब जो है गर्मी के मौसम में लगाई जाती है। बरसात में धान, ईख, मक्का, ये सब लगाई जाती है। तो इस तरीके से आप इसको भर लेंगे, जो क्वेश्चन है इसका आंसर सब में भर लेंगे। और जैसे आपको लिखने में प्रॉब्लम अगर होगा, मैं लगातार क्वेश्चन आंसर जैसे बोल रही हूँ तो एक बार बोलती हूँ तो एक बार में तो नहीं लिख पाएंगे, तो आप वीडियो को फिर से थोड़ा सा पीछे करिए और इस तरीके से फिर से उस वीडियो को चला के और अपना क्वेश्चन आंसर जो है कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद है बरसात में लगाई जाने वाली फसलों को खरीफ फसल कहते हैं। तो खरीफ फसल सुनते होइएगा, तो खरीफ फसल किसको कहते हैं? जो बरसात में लगाई जाती है उन फसल को खरीफ फसल कहते हैं। जबकि सर्दी में जो फसल लगाई जाती है, सर्दी में लगने वाले फसल को हम लोग रबी की फसल कहते हैं, रबी की फसल वो कहलाती है, ठीक है। इसी प्रकार गर्मी में लगाई जाने वाली फसलों को जायद यानी गर्मा फसल भी कहते हैं, ठीक है। ईशु ने कहा, क्या सभी स्थानों पर एक ही तरह के फसलों को उगाया जा सकता है? फिर ईशु क्वेश्चन करता है अपने दादाजी से, क्या सभी स्थानों पर एक ही फसल उगाया जा सकता है? दादाजी बोले, भिन्न भिन्न स्थानों पर वहाँ की मिट्टी और मौसम के अनुसार अलग अलग फसल उगाई जाती है। तो जो आप चाहेंगे कि कहीं भी कोई फसल लगा दे तो ऐसा आप नहीं कर सकते हो। उसके लिए वहाँ का मौसम और वहाँ की मिट्टी दोनों चीज़ होगा, अनुकूल मौसम होगा और मिट्टी उस फसल के लिए उपयुक्त होगी, तभी आप लगा सकते हैं, तभी आप उस फसल को उगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बिहार का यहाँ पे नक्शा दिया गया है, इसमें सारा जिला को दर्शाया गया है और नीचे बने नक्शे को देखें तो पता चलेगा कि अपने राज्य में कुछ जिलों में कौन सी फसल मुख्यतः उगाई जाती है। तो यहाँ पे संकेत भी दिया गया है, नक्शा में आप देख सकते हैं संकेत दिया गया है। तो संकेत में, जैसे संकेत में केला के लिए कैसा संकेत है सो देख लीजिए, संकेत के पास लिखा हुआ है। फिर मखाना के लिए क्या संकेत है, फिर मक्का के लिए क्या संकेत है, फिर गेहूं के लिए क्या संकेत है, फिर धान के लिए, फिर चना के लिए, फिर प्याज के लिए, फिर देश की सीमा के लिए, फिर जिला की सीमा के लिए और फिर राज्य की सीमा के लिए क्या क्या संकेत यहाँ पे दी गई है। सो एक नज़र आप लोग देख लीजिए, तभी क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन आंसर करने में आपको समस्या होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि अपने और अपने आसपास के जिलों तथा वहाँ पर होने वाली प्रमुख फसलों के नाम लिखिए, इसे नक्शे पर संकेत के द्वारा दिखाइए। तो इसमें नक्शा में जो संकेत दिखाया गया है उसके अनुसार दिखाने के लिए कह रहा है। जैसे मान लो आप जिले में लिखोगे, उसमें नक्शे में देख के लखीसराय, जमुई, नालंदा, तो यहाँ की प्रमुख फसलें हैं प्याज, ठीक है। फिर वैशाली में केला जानते हैं ना, हाजीपुर में बहुत ज़्यादा होता है, तो वैशाली ज़िले में है। फिर मधुबनी और दरभंगा में मखाना बहुत ज़्यादा होता है। नवादा और गया गेहूं के लिए, रोहतास, भागलपुर और कटिहार धान, मधेपुरा और लखीसराय चना, ठीक है। इसके बाद है, हम अपने आसपास के गांवों को देखें तो वहाँ भी उगाई जाने वाली फसलों में विविधता हो सकती है। तो अगर हम अपने गांव में, मतलब अपने गांव में जो फसल उगाया जा रहा है और अपने बगल वाले गांव में देखेंगे तो उसमें भी आपको विविधता दिखाई दे सकती है, ठीक है। विविधता मतलब अलग अलग होना, भिन्न होना, ठीक है। इसके बाद है, अपने साथियों के साथ अपने आसपास के गांवों की फसलों के बारे में पता कीजिए। तो ये तो आप खुद कर पाएंगे। जैसे आपके पूर्व दिशा में कौन सा गांव है, वहाँ गांव का नाम क्या है, तो सबसे पहले आप नाम लिखेंगे। फिर पश्चिम दिशा में जो गांव है उस गांव का क्या नाम है सो लिखेंगे। फिर उत्तर दिशा में कौन सा गांव है सो लिखेंगे। फिर दक्षिण दिशा में कौन सा गांव है सो लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर वहाँ उपजने वाली फसल का नाम लिखेंगे। पूर्व दिशा वाले में पूर्व दिशा वाले गांव का, फिर पश्चिम दिशा वाले में पश्चिम दिशा वाले गांव का, उत्तर दिशा में उत्तर दिशा वाले गांव का जो गांव रहेगा दक्षिण दिशा में, जो दक्षिण दिशा वाला गांव रहेगा उस वहाँ जो फसल उगाई जाती है उसका नाम आप लिखेंगे, ठीक है। ईशु बोली, दादाजी अलग अलग जगहों पर जब अलग अलग फसलें होती हैं तो उन जगहों पर लोगों के खान पान भी अलग होते होंगे ना। दादाजी बोले, सहजता से उपलब्ध होने वाले खाद्य पदार्थ के अनुरूप ही लोगों की खान पान की आदत बनती है। मतलब जो चीज़ बहुत आसानी से हमें मिल जाए, जो खाद्य पदार्थ, उसी के अनुरूप हमारी आदत भी बन जाती है, ठीक है।
यहाँ तक कि अपने परिवेश से दूर चले जाने पर भी उनमें खान पान पर अपने परिवेश का प्रभाव बना रहता है। तो जैसे हम लोग जो अपने परिवेश जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे जो खाना खाते हैं, वहाँ जो चीज़ सहजता से उपलब्ध होता है, जैसे हम लोग को देखते हो, हम लोग चावल दिन में अक्सर चावल खाया करते हैं और रात को रोटी खाया करते हैं। तो चावल और रोटी मुख्य रूप से हम लोग खाते हैं। तो अगर हम दूसरी जगह भी चले जाएंगे ना, तो वहाँ का परिवेश अलग होगा, वहाँ का खान पान अलग होगा, फिर भी हमारा जो आदत है वो हमारे परिवेश का प्रभाव हमारे ऊपर बना ही रहेगा। मतलब हम लोगों को वही चीज़ अच्छा लगेगा जो हम खाते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है वो होती हैं, हमारे परिवेश का प्रभाव जो है हम पे बना रहता है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, मुझे गुजराती खाना बहुत अच्छा लगता है, खाखरा और दाल तो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो गुजराती में खाखरा और दाल जो है सो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। मैं तो सिर्फ इडली डोसा ही खाता हूँ। तो सब यहाँ पे बता रहे, पाव भाजी खाने में मुझे बहुत मज़ा आता है, मुझे लिट्टी चोखा खूब भाता है, मुझे तो माछ भात अच्छा लगता है, दाल बाटी के क्या कहने। ठीक है, तो सभी जगह का, जैसे गुजरात का खाना हो गया खाखरा दाल, तमिलनाडु चेन्नई का हो गया इडली डोसा, पंजाब का पाव भाजी, बिहार का लिट्टी चोखा, बंगाल का मछली भात और महाराष्ट्र का दाल बाटी। ठीक है, इसके बाद हाँ, तभी तो मेरे साथ पढ़ने वाली चेन्नई की विजया प्रायः इडली डोसा खाने की बात करती रहती है। यीशु बोला, तो ये बताता है यीशु कि अच्छा इसीलिए शायद जो चेन्नई की विजया है वो हमेशा इडली डोसा खाने की बात जो है वो करते रहती है। चित्र को देखकर बताइए कि किस जगह के लोग कौन सा भोजन करते हैं। तो अभी हम लोग देखे हैं चित्र में बताया गया है कि कहाँ के लोग कौन सा भोजन करते हैं। मैं पहले भी बताई हूँ, जैसे खाखरा और दाल कौन खाते हैं? गुजराती। इडली डोसा तमिलनाडु, दक्षिण भारत के लोग जो है तमिलनाडु के लोग, पाव भाजी पंजाब के लोग, मछली भात बंगाल के लोग, लिट्टी चोखा बिहारी यानी बिहार के लोग, दाल बाटी मराठी यानी महाराष्ट्र के लोग। ठीक है, इसके बाद कह रहा है नेक्स्ट, अपने अपने दोस्तों के पसंद के भोज्य पदार्थों के बारे में लिखिए। तो आपके जितने भी दोस्त होंगे, तो बहुत सारे दोस्त नहीं भी होंगे, तो आपके क्लासमेट जो होंगे, जो क्लास में आपके साथ बैठते होंगे, उनका नाम पूछना है और फिर उनके पसंदीदा भोजन उनसे पूछना है और उसका एक चार्ट बनाना है, मतलब इसको भरना है उसी से। जैसे मान लो किसी का नाम होगा सुमन, तो सुमन से पूछना है कि सुमन तुम्हें क्या पसंद है, तो उसका जो फेवरेट खाना होगा वो बताएगी। तो फिर उनके पसंदीदा भोज्य पदार्थ में आप उस खाना का नाम लिख देंगे। फिर किसी का नाम होगा दिलीप, तो फिर आप दिलीप से पूछेंगे। मतलब इस तरह से कुछ भी नाम आपके क्लासमेट का हो सकता है, उससे पूछ के आपको ये जो पूरा क्वेश्चन दिया गया है, मतलब इसको दोस्त का नाम एक तरफ लिखना है और एक तरफ उसके पसंदीदा भोज्य पदार्थ को लिखना है। तो ये आपको खुद करना होगा, इसमें मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि आपका दोस्त कौन होगा ये आप ही को पता होगा। ठीक है ना, तो ये सभी बच्चों का अलग अलग आंसर होगा, सभी अपने अपने दोस्त से पूछ के लिखेंगे, तो इसलिए मैं इसमें नहीं बता रही हूँ। ठीक है, इसी तरह गांव वाली बात थी, तो गांव का भी मैंने बताई हूँ, क्योंकि सभी लोग का अपना अपना गांव के नज़दीक अलग अलग गांव होंगे, तो आप खुद से लिख पाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं उसका आंसर नहीं बताई हूँ। दादाजी, जब भी मैं बाज़ार जाती हूँ तो दही बड़े खाना पसंद करती हूँ, ईरा बोली। तो ईरा बोलती है अपने दादाजी को कि मैं तो दही बड़े खाना पसंद करती हूँ जब भी मैं बाज़ार जाती हूँ। ईशु ने कहा, मुझे तो मोमो अच्छा लगता है। दादाजी, आपने कभी मोमो खाया है? अब ईशु दादाजी से पूछता है कि दादाजी, मुझे जो मोमो बहुत अच्छा लगता है, आपने कभी मोमो खाया है क्या? दादाजी बोले, अरे हमारे ज़माने में कहाँ ये सब चीज़ें मिलती थी, अब तो न जाने क्या क्या चीज़ें मिलने लगी है। तो दादाजी बताते हैं कि मोमो तो हम कभी खाए ही नहीं, दादाजी कभी खाए ही नहीं थे, क्योंकि उनके ज़माने में ये सब चीज़ें मिलती नहीं थी, आज मिल रही है तो कैसे खाए रहेंगे। ठीक है, इसके बाद कह रहा है, आप भी पता करके लिखिए कि जब आपके दादा दादी माता पिता बच्चे थे उस समय खाने की कौन कौन सी चीज़ें होती थी, अब खाने पीने की कौन कौन सी चीज़ें मिलने लगी है जो पहले नहीं मिलती थी। तो सबसे पहले आपको अपने दादा दादी से पूछना है कि उनके बचपन में क्या क्या खाना मिलता था। जैसे आज हम लोग खाते हैं ना, मोमो खाते हैं, गोलगप्पे खाते हैं, डोसा खाते हैं,
एग रोल खाते हैं, मतलब बहुत सारा चीज़, चाउमीन खाते हैं, चाट खाते हैं। तो उनसे पूछना है दादा दादी से, जो वो लोग जब मेरे इतने बड़े थे, आपके इतने बड़े, तो उस समय वो लोग क्या क्या खाते थे, ठीक है। तो जैसे दादा दादी आपको बता सकते हैं कि हम लोग दाल खाते थे, चावल खाते थे, लिट्टी खाते थे, चोखा खाते थे, दूध, पनीर, दही, ये सब खाते थे, खीर खाते थे, है ना। माता पिता के बचपन के समय मिलने वाले खाद्य पदार्थ, तो आप अपने माँ से पूछेंगे, पापा से पूछेंगे, तो हो सकता है आपके पापा रोटी, चावल, तड़का, पुलाव, मटर पनीर और तरह तरह की मिठाइयाँ, मतलब पूछ सकते हैं आप अपने मम्मी पापा से, और पूछ के उसके बाद इस तालिका को भरिएगा। तीसरा है ऐसे खाद्य सामग्री जो पहले नहीं मिलते थे अब मिलने लगे हैं। तो एग रोल, फ्राई राइस, चाउमीन, बिरयानी, पुलाव, तंदूरी, पिज्ज़ा, बर्गर, ये सब पहले नहीं मिलते थे, अब मिलने लगे हैं, ठीक है। दादाजी ने कहा समय के साथ खान पान के तौर तरीके में भी बहुत बदलाव आया है। देश विदेश के भोज्य पदार्थ अब हर एक जगह मिलने लगे हैं। तो दादाजी अब बताते हैं कि जैसे जैसे समय बदल रहा है ना, हमारे खान पान और हमारे तौर तरीक़ों में बहुत बदलाव आया है। देश विदेश के जो भोज्य पदार्थ हैं अब सभी जगह मिलने लगे हैं, इसलिए बदलते समय के साथ साथ लोगों के खान पान की आदतों में भी बदलाव आने लगा है। तो जैसे जैसे समय बदल रहा है, लोगों के खान पान में बदलाव जो है वो आने लगा है। ईरा बोली, आजकल अपने घर में भी समय समय पर नूडल, चाउमीन, मैगी, पिज्ज़ा और बर्गर आदि बनने लगे हैं। तो देखते हो ना, आसानी से, मतलब जब मन होता है घर में भी लोग नूडल्स हमेशा रहता है, चाउमीन बना लेते हैं, मैगी बना लेते हैं, पिज्ज़ा, बर्गर, ये सब बहुत आसान हो गया है बनाना, बहुत जल्दी भी बन जाता है। दादाजी बोले, भाई जो चाहो बनाओ खाओ, लेकिन यह भी सोचो कि क्या ऐसा भोजन खाकर हम अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं। तो दादाजी बोलते हैं कि आपको जो मन हो खाओ, लेकिन एक बार खाने से पहले ज़रूर ये सोचना है कि जो खाना हम खा रहे हैं ना, वो हेल्दी है या नहीं, या फिर हम इसको खाकर अपने स्वास्थ्य के साथ कहीं खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं, मतलब हमारे स्वास्थ्य के लिए कहीं हानिकारक तो नहीं है। इस बात का ध्यान ज़रूर रखो किसी भी चीज़ को खाने से पहले। ईरा सोच में पड़ गई कि सही बात है, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद और फल खाना बहुत ज़रूरी है। तो ईरा सोचती है कि दादाजी तो सही कह रहे हैं, हमें अपने खाने में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद और फल ज़रूर खाना चाहिए, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे रेसिपी बताई गई है लिट्टी चोखा की। आओ बनाएं लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। अपने यहाँ लिट्टी चोखा कई तरह से बनाया जाता है। जैसे सामग्री कह रहा है, आटा 4 कप, चना सत्तू 1 कप, अजवाइन, मंगरेला, नींबू, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, सरसों का तेल और नमक, हरी धनिया पत्ती, गोल मिर्च, अदरक, घी आदि। तो ये सारा जो है सामग्री लिट्टी चोखा बनाने के लिए चाहिए, ठीक है। अब करना क्या है, सबसे पहले आटा लेकर उसे गूँथ लेना है। आटा गूँथते हो ना घर में, जिसको आटा सानना भी कहते हैं। अब ध्यान रखिए कि गूँथा हुआ आटा कड़ा हो, तो जो आटा गूँथना है उसको बहुत गीला नहीं करना है, कड़ा कड़ा गूँथना है। अलग से लिट्टी में भरने के लिए भरावन तैयार करना है। लिट्टी के अंदर जो भरेंगे उसके लिए भरावन अलग से तैयार करना है। भरावन के लिए सत्तू लेना है। सत्तू में अजवाइन, मंगरेला, नींबू, हरी मिर्च, लहसुन, प्याज, सरसों का तेल, नमक, ये सब स्वादानुसार, मतलब आप जितना नमक खाते हैं, जिस तरह से तेल का इस्तेमाल करते हैं, आपको हरी मिर्च जो आप डालेंगे तो आपको तीखा खाना पसंद है या कम तीखा खाना पसंद है, लहसुन खाना कितना ज़्यादा पसंद है, तो मतलब स्वादानुसार सब कुछ मिलाएंगे। आटे की छोटी छोटी लोई काट कर उसमें सत्तू का भरावन करेंगे। इसके बाद आटा जो हम गूँथ के रखे हैं टाइट सा, उसको काटेंगे और उसका छोटा छोटा लोई तैयार करके, और फिर उसमें सत्तू का जो भरावन हम बनाए हैं सब कुछ मिक्स करके उसको भरेंगे। अब लिट्टी सेके जाने के लिए तैयार है। अब जो है इतना करने के बाद लिट्टी जो है वो सेकने के लिए तैयार हो जाएगा। इसके बाद उपला जो होता है, जो हम लोग गोबर से बनाते हैं, उसको सुलगाएंगे।
उपले पर पूरी तरह से जलने लगे तो उसे फैलाकर बराबर करें और उसके ऊपर भरी हुई लिट्टियों को सेक दें। इसके बाद जब उपला जो है पूरी अच्छी तरह से जलने लग जाए ना, तो उसको फैला देना है, फैला के बराबर कर देना है। और उस बराबर करने के बाद उसके ऊपर जो है लिट्टी जो आप बनाए हैं उस लिट्टी को सेकना है। लिट्टियों को पलटते रहे। इसके बाद लिट्टी को आपको टाइम टाइम पे पलटते रहना है ताकि वो एक तरफ से जले नहीं, तो इसके लिए उसको पलटना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि वो एक किसी तरफ से जल जाए। अगर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे तो किसी एक तरफ से बहुत ज़्यादा जल जाएगा। जब लिट्टियाँ भली भांति सिक जाएंगे तो फटना शुरू कर देंगे। तो इसका जब लिट्टी आपका सिक जाएगा ना कि अच्छी तरह से ये सिक गया है, तो बताया जा रहा है कि वो फटने लगता है। उसके बाद वो फटना स्टार्ट हो जाएगा। फटी हुई लिट्टियों को उपले से अलग कर ले और एक कपड़े में रखकर उसमें लगे राख के कण को झाड़ ले और घी लगा दे। इसके बाद जो फटना स्टार्ट हो गया है, जो लिट्टियाँ बनाए हैं जो फटना स्टार्ट हो गया है, तो पहचान है कि लिट्टी पक के तैयार हो गया है। तो आपको पके हुए लिट्टी को जो उपले में आप रखे थे उस उपले से अलग कर देना है और अलग करके एक कपड़े में रखना है। कपड़े में क्यों रखना है? जो उसमें जैसे उपले पे आप रखे हैं ना, तो उसमें राख वगैरह लग जाता है ना, तो जो राख का कण हो उसको झाड़ देना है, उस कपड़े से अच्छे से झाड़ देना है। और झाड़ने के बाद जो है घी जो आप रखे हुए हैं उस घी को उस लिट्टी में लगा देना है। अब लिट्टी जो है आपका खाने के लिए तैयार हो चुका है। अब चोखा कैसे बनता है? तो चोखा के लिए आलू लेना है, बैगन लेना है और टमाटर को अलग से पकाना है। ठीक है, चोखा के लिए क्या क्या चाहिए? आलू चाहिए, बैगन चाहिए और टमाटर चाहिए। पक जाने के बाद आपको छिलके को उतार लेना है। जैसे आप बैगन के छिलके को उतार लीजिए, आलू के छिलके को उतार लीजिए और उसे गूँथ दीजिए, अच्छे से मिला दीजिए। मिलाने के बाद उसमें सरसों का तेल आपको डालना है, लहसुन डालना है, काली मिर्च डालनी है, अदरक डालनी है और नमक स्वादानुसार आपको मिलाना है। इसके बाद आप लिट्टी चोखा मज़े से खा सकते हैं। आपका लिट्टी तो पहले बन के तैयार है और फिर चोखा में भी ये सारा कुछ मिला के अब बहुत टेस्टी लिट्टी चोखा बना सकते हैं, जो बिहार के लोगों का प्रसिद्ध व्यंजन भी है। तो सावधानी क्या रखना है कि जो काम आप करें, क्योंकि आप लोग बहुत छोटे छोटे बच्चे हो, तो जब ये काम करें ना तो बड़ों की देख रेख में करें। नहीं तो अगर बड़े आपके पास नहीं होंगे तो हो सकता है आप लोग हाथ पैर जला ले, मतलब कुछ गड़बड़ कर ले। तो इसलिए ये काम जब भी करें तो घर में जो भी बड़े लोग हैं उनकी देख रेख में ही करें। ठीक है, इसके बाद है आपस में यहाँ पे चर्चा हो रहा है, क्या मैं पिज्ज़ा और बर्गर जैसा भोजन खाकर अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता हूँ? अब बच्चों के मन में एक प्रश्न आ रहा है कि जो पिज्ज़ा और बर्गर जैसा भोजन होता है, जो खाने में तो सही में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, लेकिन क्या मैं अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता हूँ? अब आंसर सुनिए, ना भाई ना। स्वाद बदलने के लिए तो इसे कभी कभी खाया जा सकता है, मगर इसे हमेशा खाने से स्वस्थ नहीं रहा जा सकता है। तो अगर जैसे कभी कभी मन हो जाता है, मन ही तो है, तो कभी कभी तो हम इसको खा सकते हैं। लेकिन आजकल के बच्चे क्या करते हैं, हर रोज़ डिमांड करते हैं मम्मी पापा से कि हमको बाहर का खाना खाना है। बाहर का खाना कुछ भी हो सकता है, जो भी फास्ट फूड होता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो हम उसको कभी कभी ही खा सकते हैं अपना स्वाद बदलने के लिए। नहीं तो अगर हम रोज़ खाने लगे, मम्मी पापा का बात नहीं माने, मम्मी पापा से ज़िद करें, जो पॉकेट मनी हमें मिलता है स्कूल जाने टाइम या ट्यूशन जाने टाइम, तो उसका अगर हम फ़ास्ट फूड ख़रीद के खाएं, पिज़्ज़ा बर्गर जैसी चीज़ें, तो हम उसको खाकर बीमार हो सकते हैं, हम ज़्यादा दिन स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए ना हम सभी को इन सारी चीज़ों को, जो भी फास्ट फूड है उसको कभी कभी ही अपने खाने में शामिल करना चाहिए। कभी कभी मन ऊब जाए एक ही तरह का खाना खाते खाते, क्योंकि ऐसा होता है जब हम एक ही तरह का खाना, चावल दाल फल सब्जी ये खाने लगते हैं ना रोज़ रोज़, तो फिर मन जो है वो हमारा ऊबने लग जाता है। तो बदलाव के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन रोज़ खाएंगे तो फिर बीमार पड़ जाएंगे। तो ये जो चैप्टर था इसमें इतना ही था, तो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को करेंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आप लोग, जैसे मैं क्वेश्चन आंसर बता देती हूँ तो मुझे लगता है कि आप आसानी से लिख पाओगे।
ठीक है, मैं जो बता रही हूँ बोल के भी, तो मैं बार बार बोलती हूँ, पहले भी बोली हूँ कि आप वीडियो को रोकिए, थोड़ा सा पीछे करिए और जहाँ से मैं बोल रही हूँ आंसर वहाँ से फिर से सुनिए। फिर से अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो फिर से पीछे करिए, फिर से लिखिए। मतलब आप जितना बार चाहे बैक जाके उसको फिर से चला के आप अपना क्वेश्चन आंसर जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप लोग कमेंट में मुझे कहेंगे कि नहीं मैम आप लिख कर ही पेज पे ही लिख कर शेयर कीजिए, पेज पे लिख के ही बना दीजिए वीडियो, तो मैं वो भी कोशिश करूँगी, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना होगा। तो चलिए आज के क्लास में बस इतना ही, मिलती हूँ मैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तो कैसा लगा आज का क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी करिएगा, ताकि उन्हें भी फ़ायदा मिले, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको फ़ायदा मिले। तो मैं हमेशा प्रयासरत रहती हूँ कि आप लोगों के लिए क्लास लेकर आऊँ। मेरे से हो नहीं पाता है, मतलब हर रोज़ नहीं हो पाता है, थोड़ा गैप हो जाता है बीच में, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ। उसके बाद भी मैं टाइम निकाल के किसी टाइम में आप लोगों के लिए क्लास लेकर आती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।